गुदगुदी बाजार में आप सभी को स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं किसान बिल के बारे में। आज आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग जिस प्लेट में हम लोग खाना खाते हैं वो खाना कहीं ना कहीं किसानों के माध्यम से आया हुआ होता है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो आज हम बात करते हैं कि किसान विधेयक के बारे में कि जो भारत सरकार अभी 3 बिल पास की है पार्लियामेंट में, तो ये 3 बिल क्या है और इसका विरोध ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या इसमें गड़बड़ी है, इस सारे बात, इसका पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को हम यहाँ पे अच्छी तरह से जानेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहला विधेयक, आवश्यक वस्तु विधेयक। ये 1955 ईस्वी में लागू हुई थी, लेकिन इस विधेयक में बहुत से ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि किसान जो है अपना कोई भी चीज़ को जो है स्टोरेज नहीं कर सकता था, कोई भी सामान को जो है वो एक जगह जमा करके नहीं रख सकता था। उसमें ऐसा क्या था कि बहुत से किसान जो थे 1950 के दशक में, 1950s के दशक में क्या थे कि बहुत से किसान जो है गरीब थे। कोई जो साहूकार से कर्ज लेके खेती करता था, कोई ज़मींदार से कर्ज लेके खेती करता था। तो जब उन किसानों का जब उत्पाद होता था तो उन किसानों का उत्पाद को बेचने के लिए मंडी में जाना पड़ता था, लेकिन चूंकि साहूकार लोग कर्ज दिए होते थे तो कम भाव में, कम रेट में, कम दर में साहूकार लोग, जमींदार लोग किसान से खरीद लेते थे और जिसकी वजह से किसानों को बहुत कम पैसा मिलता था अपनी उपज का। तो इस तरह से किसानों का शोषण ना हो, इसीलिए भारत सरकार ने उस समय जो है आवश्यक वस्तु विधेयक का एक कानून लाया और 1955 ईस्वी में ये पारित हुआ, जिसमें यह कहा गया कि किसानों को जो उपज है उसको किसान लोग जो है मंडी में ही बेचेंगे। मंडी के पहले जो है साहूकार को या जमींदार को नहीं बेचना है, तो उनको कहाँ बेचना है, मंडी में ही बेचना है। तो यह कानून ज़बरदस्त लागू भी हुआ और बहुत अच्छा चला भी। ये कानून का मकसद यही था कि काला बाजारी को रोकने का कानून था और उसको जो है एक जगह जो है उसकी उपज को जमा कर सकता था वो लोग, ठीक है। लेकिन एक यहाँ कंडीशन ये भी था कि युद्ध के समय में और आपातकाल के समय में वहाँ पे स्टोरेज नहीं कर सकते थे हम लोग, यानी कि युद्ध और आपातकाल के समय में हम लोग, किसान लोग अपना उपज को एक जगह जमा करके नहीं रख सकते थे, उसको मंडी में वो बेच सकते थे। इसमें स्टोरेज तो करने की बहुत अच्छी थी आवश्यक वस्तु विधेयक में, ठीक है, ये कानून में। लेकिन आपातकाल और युद्ध के समय में इस दो ऐसा समय है, दो ऐसी परिस्थिति है देश की जब किसान को जो है अपना उपज जो है उसको क्या नहीं करना है, उसका स्टोरेज नहीं करना होता था, उसका जमा हम। इसमें सबसे बड़ा बात जो है आलू, प्याज, दलहन, अनाज, इसको कानून से बाहर रखा गया है, ठीक है। यानी कि इस कानून से इसको बाहर रखने का मतलब यह है कि किसान जो है और व्यापारी जो हैं ये अनाज को, आलू को, तिलहन को, प्याज को, इसका भंडारण वो कर सकते हैं, ठीक है, उसका जमा वो कर सकते हैं अपने पास। लेकिन आपको भी पता है कि एक किसान जो होता है वो खेती बाड़ी करता है पैसे कमाने के लिए, मतलब वो खेती बाड़ी करता है पैसे कमाने के लिए। और अगर वो उस चीज़ को खेती कर ले और उसको अगर वो अपने पास रखे रहे, मान लीजिए आलू को बहुत मात्रा में उन्होंने उत्पाद कर दिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब आलू को वो घर में अगर रखे रहे, उसको अगर वो कहीं, तो अगर मान लीजिए रेट उस समय आलू का कम है, उसका इंतज़ार करेगा किसान की कब इसका ज़्यादा रेट होगा तो मैं इसको बेचूंगा, इस तरह का इंतज़ार करेगा तो वो किसान भूखे मर जाएगा। क्योंकि किसान का जो है सारा निर्भर उसकी खेती ही होती है, तो किसान जल्द से जल्द चाहता है कि वो अपना उपज को जल्दी से जल्दी बेचे। लेकिन यहाँ पे इस कानून पे सरकार ने ये कहा कि किसान हो या व्यापारी हो, वे लोग क्या कर सकते हैं, इसका भंडारण कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि किसान जो है, ज़्यादातर किसान जो है उनके पास पैसे की बहुत ज़रूरत होती है और वे लोग ज़्यादा भंडारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अपनी उपज से जो भी मिले, जो भी उसको जो है जिस रेट में वो रहे उसको वो तुरंत ही बेच देते हैं। लेकिन हाँ, इससे व्यापारी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि व्यापारी लोग थोड़े से अमीर लोग होते हैं और उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, तो इसीलिए व्यापारी लोग इसको जब स्टोरेज करेंगे तो मेहनत किया है किसान, उपजाया है किसान उस खेती को, लेकिन उसका स्टोरेज जो है किसान को भी हक है करने का स्टोरेज, लेकिन परिस्थितियों ऐसी हो जाएंगी कि किसान इसका स्टोरेज नहीं कर पाएंगे, किसान लोग इस खेती का स्टोरेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन व्यापारी लोग करेंगे और किसान का जो मेहनत का फ़ायदा है कहीं ना कहीं उस मेहनत का फल व्यापारी लोग को मिलेगा और बड़ी बड़ी कंपनियां इससे बड़ा बड़ा स्टॉक रखेंगी, बड़ा बड़ा आलू का, प्याज का, अनाज का बहुत बड़ा बड़ा स्टॉक कंपनियां रखेंगी और इससे कंपनी लोग भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कानून जो है किसानों के लिए कम फायदेमंद है, लेकिन बड़ी कंपनियां और व्यापारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा
फायदेमंद है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे विधेयक के बारे में, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक, समर्थन और सुविधा। इस विधेयक से किसानों को ये फायदा होगा कि किसान अपना ही अनाज को जो है कहीं भी जाके बेच सकता था। पहले क्या होता था कि किसान जो है सिर्फ APMC मंडी पे ही बेच सकता था। ठीक है, APMC मंडी जो है भारत सरकार ने जो 1955 ईस्वी में से लाया था, लेकिन उसके बाद जो है ये तब से जो है अब तक चल रही है और किसान जो है इसी मंडी में जो है अपना अनाज को बेचते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि किसान के पास एक विकल्प है, अगर वो चाहे तो उस मंडी से बाहर भी जाके वो बेच सकता है अपना अनाज को, अपना जो भी उपज है उसको। ठीक है, विधेयक में सबसे बड़ी बात यह है कि APMC जो है ना, ये APMC में ही सारा जो है मंडी होता है और इस मंडी में किसान जो है बड़े ही दूर दराज से अब ट्रैक्टर में भर भर के आलू, अनाज, प्याज, बहुत से जो है खाद्यान्न पदार्थ को लेके आते हैं और उस मंडी में अपने ट्रैक्टर को लगा देते हैं। जैसे ही ट्रैक्टर वहाँ पे आता है, वहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा तय की गई जो राशि है और वो राशि उस अनाज के लिए जो उस समय के दौरान जो न्यूनतम होगा, सबसे कम से कम उतना पैसा में वो बिकेगा ही। उदाहरण के तौर पे अभी 2019 में जो गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1925 रुपया था पर क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल में 1925 रुपया जो है सरकारी रेट था जो किसानों को देना था। तो यही रेट जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसी तरह हर एक अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है और इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही किसानों को मंडी में पैसा मिलता है। तो यहाँ पे होता क्या था कि 1925 रुपया मान लीजिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। एक किसान आया, ट्रैक्टर में बहुत से लेके आया, वो गेहूं लेके आया, बहुत से गेहूं लेके। अब जैसे ही ट्रैक्टर को रोका तो वहाँ पे बिचौलिया सामने आ गए। ठीक है, जिसे अड़तिया भी कहते हैं उत्तर भारत में। तो बिचौलिए जो होते हैं, मिडिल मैन आ जाते हैं किसान के पास और कहते हैं कि तुम्हारा अनाज को बेचना चाहते हो? तो किसान बोलता है हाँ मैं बेचना चाहता हूँ। हाँ बाबा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, क्या करूँगा, मुझे तो बेचना ही है। घर में बहुत भूखे प्यासे सब लोग हैं, इसीलिए मैं तो बेचना ही चाहता हूँ, क्या करूँ। तो वो बोलता है तुरंत आके बिचौलिया, अच्छा कितने में दोगे? तो किसान थोड़ा बहुत जानकार होता है तो बोलता है साहब जी, सरकार तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपया रखी है, तो 1925 रुपया में ही मैं बिक्री करूँगा साहब जी। तो मिडिल मैन कहता है 1925? यहाँ तो इस रेट नहीं चलेगा, कोई नहीं लेने वाला इतना में, बहुत ज़्यादा रेट है। एक काम करो, सभी लोग 1700 रुपये में दे रहे हैं, तुम भी अपना 1700 रुपये इसको बिक्री करो और चलते बनो। कितना ही भरी धूप में तुम यहाँ पकोगे, तपोगे, है बहुत धूप है। 1700 लो और निकल लो, इतना अनाज को जो है। ठीक है बाबा। इस तरह से जो है बिचौलिए भी क्या करते हैं कि गरीब किसान को जो है कहीं ना कहीं जो है उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका भी लाभ वो देने के लिए जो है एक तरह से कहिए वंचित कर देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हर एक किसान के साथ होता है, लेकिन बहुत से किसानों के साथ जो है ये समस्या है। और इसी बिचौलिया जो कि किसान का जो हक को जो है छीन लेते हैं। और ये जो नया कानून आया है, इस नया कानून से इस बिचौलियों का जो है रास्ता साफ हो चुका है। मतलब बिचौलियों का इसमें कोई सीधा किसान मंडी जाएगा या फिर चाहे तो किसान मंडी से बाहर कोई सीधे कंपनी को भी अपना अनाज बेच सकता है, जिसमें बिचौलियों का 2.5% 2.5% का जो है कमीशन मिलता था, जो एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी इस कानून के आने के बाद। जी हाँ, मैं इसमें बात कहना चाहूँगा कि APMC एक्ट में जो है पक्ष और विपक्ष, ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जानेंगे पक्ष और विपक्ष तभी आपको पता चलेगा कि विरोध आखिर हो क्यों रहा है। ठीक है, पक्ष में यह है कि APMC एक्ट में किसान अब चाहे तो मंडी के बाहर भी अपना अनाज बेच सकते हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि किसान को इससे बहुत अच्छा विकल्प मिलेगा। तो किसान को अगर पसंद आए मंडी में तो मंडी में बेचेगा, पसंद नहीं आए मंडी में तो किसी डायरेक्ट कोई कारखाना में जाके बेच सकता है, या चाहे तो कोई कंपनी के पास जाके बेच सकता है। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है और ये किसानों के लिए खुशी की बात है। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है कि किसानों को ये लग रहा है कि सरकार जो है MSP को जो है खत्म करना चाहती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता था ये खत्म करना चाहती है। इस बात का डर है किसानों में और यही डर की वजह से आज विरोध भी हो रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बाध्यता यह है कि क्षेत्रीय बाध्यता थी वो भी खत्म हो चुकी है। ये दूसरा पक्ष है कि किसान जो है अपना ही
अनाज को अपना ही राज्य में केवल नहीं होकर के वो दूसरे किसी राज्य में भी जाके अपना अनाज को बेच सकता है। यानी कि अब किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके आराम से अपना अनाज बेच सकता है। बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो सकता है किसानों को ये चुकाना पड़े, लेकिन अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ का कोई किसान है और छत्तीसगढ़ में रेट जो है जो भी अनाज है उसका उपज का जो दाम है, कीमत है, वो अगर कम है और अगर बिहार में जो है कीमत बहुत ज़्यादा है, तो किसान अगर चाहे तो छत्तीसगढ़ का किसान बिहार भी ले जाके बेच सकता है। ठीक है। इसमें एक चीज़ विपक्ष में यह भी बात बोलूँगा कि इसमें मंडी फीस जो लेती थी राज्य सरकार, ये मंडी फीस भी जो है राज्य सरकार को खत्म करना पड़ेगा और किसानों से जो है मंडी फीस के नाम पे राज्य सरकार को एक भी रुपया लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कोई भी राज्य सरकार फिर मंडी फीस के नाम पे किसानों से कोई रुपया नहीं लेगा। तीसरी बात यह कहूँगा कि किसान चाहे तो ऑनलाइन भी जो है किसी भी कंपनी पे या फिर कोई भी कारखाना पे जो है ऑनलाइन माध्यम से भी अपना बेच सकता है अपना उपज को। और इसका दूसरी बात है कि कमीशन एजेंट जो होते थे मंडियों में, जो मिडल मैन होते थे, बिचौलिया होते थे, उनका जो है यहाँ पे कोई भूमिका नहीं होगा। उनको यहाँ से कोई भी मतलब किसान का जो उपज है, जो पैसा है, उसको बिचौलिया खा नहीं पाएंगे, क्योंकि 2.5% जो है बिचौलिया ही खा जाते थे। अब बात करते हैं आखिरी और तीसरे नंबर की विधेयक बिल पे। इस विधेयक का नाम है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020। इसमें क्या है? इसमें जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हम कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पहले क्या होता था, किसान जब खेती करता था तो उसका रेट कितना होगा ये किसान को नहीं पता होता था, क्योंकि 3 महीने लगभग लग जाते हैं खेती बाड़ी को कम से कम। तो 3 महीने बाद अगर आलू कोई उपजाया है और आलू 3 महीने के बाद अगर रेट कम हो जाए तो किसान को उससे बहुत दिक्कत होता था। तो ये अच्छा विधेयक है, मुझे भी लगता है इसमें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब कंपनियां क्या करेंगी कि किसान के पास सीधे आएंगी और कहेंगी कि भैया आप आलू का खेती करो और आप बताओ कितना रेट लोगे। आप जो भी रेट उस समय तय होगा किसान और कंपनियों के बीच में, जो भी रेट, वही रेट जो है जब 3 महीने के बाद आलू उपज जाएगा और 3 महीने के बाद जब आलू उपजेगा तो कंपनी को जो रेट में तय हुआ था वही रेट देना पड़ेगा। क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ किसानों को कि किसान तो खेती कर लिया, तो किसान जो है इस बात से निश्चिंत हो गया कि चलो अगर रेट कम भी हो गया 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, तो जो तय शुल्क है कंपनी के द्वारा वो मुझे मिलेगा। इस बात का जो है आश्वासन किसानों को होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है। इसमें जो है बोने के समय में ही किसान जो है समझौता कर लेती है। जैसे कि हमने आप अभी जाना कि एपीएमसी एक्ट पर जो दूसरे विधेयक है उस पर भी पक्ष और विपक्ष मैंने बताया। इसमें भी जो है पक्ष और विपक्ष की बातें हैं। पक्ष ये है कि किसान जो है अब किसी भी कंपनी पे डायरेक्ट जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, अनुबंध जो है हस्ताक्षर कर सकती है, अनुबंध में कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी के पास वो जाके अपना उपज को बेच सकते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्ट किसान कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इससे जो है विपक्ष ये है कि कोई भी बड़ी कंपनियां जो होती है वो किसानों का चाहे तो शोषण भी कर सकती है। उदाहरण के तौर पे मैंने तभी बताया कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का 1925 रुपया है, तो कंपनी अगर कहे नहीं मैं 1700 में ही दूंगा, तो हो सकता है किसान जो है 1700 में भी मान जाए। ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं किसानों को एक तरह से शोषण भी होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो छोटे और सीमांत किसान को छूट मिलेगी। छोटे और सीमांत किसान हैं उनको तो छूट मिलेगी ही, लेकिन डर है बहुत से किसानों को कि इससे जो है बहुत बड़े बड़े कंपनियां जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है कंपनियां है, कारखाना है, ये बड़े बड़े किसान को ही जो है कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करेगी, अपना अनुबंध में लेगी, छोटे किसानों को नहीं लेगी। इस बात का भी छोटे किसानों को डर है, जिसके कारण आज विरोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी भी वही कंपनी को देना होगा जो कंपनी उसको कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ है। ठीक है। और विपक्ष में यह है कि किसानों को इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि कंपनी और किसान के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये समस्या जो है किसानों के लिए बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि किसान जो है हमेशा कोर्ट कचहरी से बचा करते हैं। ठीक है। उनको जो है कोर्ट कचहरी में जाना उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए भी किसान विरोध कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियां और किसानों के बीच कुछ
विवाद होता है तो इसका समाधान जो है, क्योंकि कोर्ट कचहरी तक किसान अपने आप को नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि चूँकि किसान है वे खेती बाड़ी में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो वे कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसीलिए किसान जो है प्राइवेट कंपनियों को जो है एक तरह से विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जो है बहुत दो चीज़ इसमें लगता है कि वो होगा, अगर प्राइवेट कंपनियां आती हैं और किसानों को अगर सही मूल्य जो है समय पर देती हैं तो किसानों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इससे सरकार की भी मुझे लगता है यही उम्मीदें हैं, इसीलिए इस कानून को ये लाना चाहती है सरकार। और प्राइवेट कंपनियां अगर बहुत अच्छा मूल्य देगी तो किसानों का भी इससे हालात जो है सुधर जाएंगे और देश का भी हालात सुधर जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है चाहे कंपनियां तो किसानों को जो है कम मूल्य दे सकती है, और अगर कम मूल्य किसानों को दी तो किसानों को इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी और इससे जो है एक तरह से जो है ये मार्केट जो है अच्छा से आगे आने वाले समय में किसान नाराज़ हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि एमएसपी की जो बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, इसमें क्या है कि एमएसपी को सरकार को जिस तरह से एपीएमसी से जोड़ा हुआ था, सरकार ने एपीएमसी से मंडी से जो जोड़ी थी, एपीएमसी से जोड़ी है एमएसपी को, तो सरकार को यह चाहिए था कि प्राइवेट कंपनियों को भी एमएसपी से जोड़ दे, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो कानून है या नियम है ये सिर्फ एपीएमसी मंडियों पे ही केवल ये ना रहे, इस न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो समर्थन जो है वो प्राइवेट कंपनियां भी करें। सरकार ने यहीं पे गलती कर दी है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है अगर प्राइवेट कंपनी पे हम नहीं करते हैं तो कुछ दिन तक वो हो सकता है अच्छा रेट दें किसानों को, लेकिन आने वाले 5 साल 6 साल के बाद अगर वो किसानों को अच्छा रेट नहीं देंगे तो इससे जो है किसानों का शोषण होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, शायद इसी की वजह से आज इतना विरोध भी हो रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मार्केट में कुछ 2-3 साल पहले बहुत सी टेलीकॉम कंपनियां थी, जियो के आने से पहले, है ना, आइडिया थी, वोडाफोन थी, टाटा डोकोमो थी, यूनिनॉर थी, टेलीनॉर बाद में बन गई, बहुत सारी कंपनियां थी जिससे कस्टमर को ये ऑप्शन मिलता था कि वो जिसमें ज़्यादा अच्छा ऑफर दे रहा है उसी में वो रिचार्ज करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जियो आया, बहुत सस्ते प्राइस पे उन्होंने इंटरनेट की सुविधा दी लोगों को, इतना सस्ता दिया कि लोग जो है सारे टेलीकॉम कंपनियों को छोड़ दिए और बाद में फिर जियो में आ गए। और जियो में आने के बाद सारे टेलीकॉम कंपनियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, अब जियो आ गई है। अब जियो शुरुआत में तो बहुत अच्छा से जो है रिचार्ज दिया कम में, लेकिन अब रिचार्ज को धीरे धीरे बढ़ा दे रहा है, लेकिन अब हम लोग के पास जो है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी टाटा डोकोमो खोजेंगे नहीं है, टेलीनॉर खोजेंगे नहीं है, तो इससे क्या होगा कि ऑप्शन हमारे पास खत्म हो चुकी है। अब हम चाहे ना चाहें जियो में ही रिचार्ज कराना है। तो अगर ऐसा ही अगर प्राइवेट कंपनी भी किसानों के साथ करे और एपीएमसी मंडी को अगर धीरे धीरे खत्म कर दे सरकार, क्योंकि अगर ऐसा छूट दे रहा है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो डायरेक्ट किसान के पास जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ले रही है और उससे जो है अपना अनाज को खरीद ले रही है, घर से ही उठा ले रही है, तो एपीएमसी जो मंडी है उस पर कोई जाएगा नहीं। और जब कोई जाएगा नहीं तो धीरे धीरे शायद आने वाले समय में मंडी पे अगर बिक्री कम हो तो क्या होगा कि धीरे धीरे सरकार एपीएमसी मंडी बंद कर देगी। और जब एपीएमसी मंडी बंद हो जाएगा तो किसान पूरी तरह से जो है प्राइवेट कंपनी और कारखानों पे निर्भर हो जाएगी। और अगर प्राइवेट कंपनी और कारखाने अपनी मनमानी तरीके से अगर कीमत देने लगे, किसान को कम कीमत देने लगे, तो किसानों का शोषण होगा और उस समय किसानों के पास कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं होगा। इसीलिए किसान जो है इस बात का भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि मंडी भी रहेंगी और प्राइवेट कंपनियां भी रहेंगी, किसान अपना उपज मंडी में बेचना चाहे तो बेच सकती है और प्राइवेट कंपनी में जाना चाहे तो बेच सकती है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा शंका ये है कि अगर मंडी से ज़्यादा शुरुआत में प्राइस अगर प्राइवेट कंपनियां देंगी तो किसान जो है लालच में आके कहीं मंडी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी को ना अपना उपज बेच दें। और अगर ऐसा बहुत से किसान अपना उपज बेच देने लगे तो धीरे धीरे मंडी जो है कम होते जाएगी और मंडी एक दिन ऐसा आएगा कि मंडी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही रहेंगी जो किसानों का अनाज को खरीदेगी। और जब बाद में अगर कम प्राइस देने लगे तो एक तरह से ये कहेंगे हम लोग कि किसानों को जो है बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो मेरा एक ही मानना है कि सरकार को जो है एमएसपी का जो था एमएसपी उसको प्राइवेट कंपनी से जोड़ना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये नहीं जोड़ा। ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है और इस विरोध जो है इसी की वजह से हो रही है। जी हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही जानते हैं हम।
आई होप कि आपको ये कृषि विधेयक और क्यों विरोध हो रहा है ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।